दी मूवी टेलर प्रेजेंटिंग इंटरस्टेलर। ये मूवी क्रिस्टोफर नॉलन ने डायरेक्ट की है। क्रिस्टोफर नॉलन एक ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर है। इन्होंने इंसेप्शन और टेनेट जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। इंटरस्टेलर मूवी एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में आपको वर्म होल, ब्लैक होल, टेसरैक्ट और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। इस मूवी को समझना है तो इन टॉपिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मूवी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है कि कैसे अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही। जिस तरीके से आज के माहौल में पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, उसी तरीके से इस मूवी में भी धूल का बहुत बड़ा तूफान आता है। फसलें बर्बाद हो चुकी है। इस धूल के तूफान को डस्ट बोल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में 1928 से लेकर 1940 के बीच में ये डस्ट बोल सच में आया था और उस समय में भी फसलें बर्बाद हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अब मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कूपर को दिखाया जाता है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब कूपर की बात करूँ तो कूपर एक पायलट है, इंजीनियर है और नासा के लिए भी काम किया है। और एक समय में क्रैश के कारण इसका करियर खत्म हो गया था और ये उसी क्रैश का सपना देखते हुए उठता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी बेटी मर्फ उसके सामने होती है। मर्फ कहती है, मेरे कमरे में जो बुक शेल्फ है वहाँ पर एक गोस्ट है और मुझे लगता है वो गोस्ट और कोई नहीं, आप ही है। अब कूपर मर्फ की बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है, जाकर सो जाओ। अगली सीन में हमें कूपर के फैमिली को दिखाया जाता है। कूपर की एक बेटी होती है जिसका नाम मर्फ होता है, एक बेटा जिसका नाम टॉम होता है और उसके फादर इन लॉ यानी ससुर जी, उनका नाम डोनाल्ड होता है। डोनाल्ड और कूपर ये दोनों मक्के की खेती करते हैं। अब फ्यूचर में ज्यादा फसलें नहीं उगती, इसलिए सभी लोग मक्के की खेती करते हैं। तभी ब्रेकफास्ट करते समय मर्फ एक टूटा हुआ खिलौना लाती है। तभी टॉम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जिस भूत ने तुम्हारी किताबें गिराई है शायद उसी ने इसे तोड़ा होगा। अब मर्फ इस बात पर प्रोटेस्ट करती है और अपनी थ्योरी को सच बताती है। फिर कूपर मर्फ से कहता है, ऐसी नॉन साइंटिफिक बातों का कोई मतलब नहीं है। अब मर्फ कूपर के बातों का जवाब देते हुए कहती है, आप ही तो कहते हैं विज्ञान का असली मतलब है जो बातें हमें समझ नहीं आती उसे स्वीकार करना। फिर कूपर कहता है, अगर तुम्हें गोस्ट और साइंस के बीच का डिफरेंस समझना है तो अपने गोस्ट से डरना छोड़ो और उसका सामना करो और अपने कमरे में हो रही अनयूजुअल चीजों का ऑब्जर्व करें और उस पर रिसर्च करें। आज मर्फ के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो कूपर उस पेरेंट मीटिंग को अटेंड करने जा रहा है। अब कूपर मर्फ को गाड़ी का गियर चेंज करने कहता है। जैसे ही मर्फ गाड़ी का गियर चेंज करती है वैसे ही गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब टॉम इस बात का मजाक उड़ाता है और कहता है, मर्फीज लॉ काम करता है। जैसे ही मर्फ के हाथ में कोई चीज आती है वो खराब हो जाती है। दरअसल मर्फ के पेरेंट्स ने उसका नाम मर्फीज लॉ के ऊपर रखा है। दरअसल मर्फीज लॉ का मतलब होता है जो कुछ भी हो सकता है वो होगा। मर्फ कूपर से पूछती है, आपने मेरा नाम इतने अशुभ चीज पर क्यों रखा? दरअसल कूपर उसे समझाते हुए कहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो होना होता है वो होगा। उसी समय कूपर को एक ड्रोन दिखता है जो आसमान में उड़ रहा था, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लिया है। एक ड्रोन का दिखना कूपर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो ड्रोन को सबसे पहले हैक करता है और उसे नीचे गिराता है। ड्रोन को देखने के बाद कूपर कहता है, ये इंडियन एयरफोर्स का सर्विलेंस ड्रोन है जो सोलर पावर से चलता है। इसमें लगा हुआ सोलर किट इतना पावरफुल है कि ये किट पूरे खेत को पावर दे सकता है। बेसिकली फ्यूचर में अब ड्रोन और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये ड्रोन सोलर पावर से चलता है, इसलिए अब तक आसमान में चक्कर लगा रहा था। तब मर्फ पूछती है, ये इतने नीचे कैसे आ गया? कूपर कहता है, इसकी वजह तो कुछ भी हो सकती है। जब कूपर इसे रिसाइकल करने की बात करता है तब मर्फ थोड़ी उदास हो जाती है। उसके मन में मशीनों के लिए वैसे ही जज्बात है जैसे एक इंसान के लिए होते हैं। वो कहती है, इस ड्रोन ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्या हम इसे आसमान में उड़ते हुए नहीं छोड़ सकते? कूपर कहता है, अब वक्त बदल चुका है मर्फ। जैसे इंसानों ने अपने काम करने का तरीका बदला है वैसे ही इस ड्रोन को भी बदलना होगा। अब सभी लोग स्कूल में पहुंचते हैं। टीचर्स बताते हैं कि टॉम पढ़ाई में तो अच्छा है मगर इतना भी अच्छा नहीं है कि उसे कॉलेज भेजा जा सके, उसे खेती करनी चाहिए। कूपर चिल्लाता है, कहता है, मेरिट के बिना पर बच्चों को एजुकेशन से दूर रखना अच्छा नहीं है। दरअसल जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वही कॉलेज जा पाते हैं और बाकी के सभी लोग खेती करते हैं ताकि दुनिया को खाना मिल सके, क्योंकि इस दौर में दुनिया भूख से जूझ रही है। उन्हें किसानों की जरूरत है। दूसरी ओर मर्फ की शिकायत की जाती है कि मर्फ का पढ़ाई में तो कोई जवाब नहीं, मगर वो सारी क्लास को अपोलो मिशन के बारे में बताती है कि कैसे नील आर्मस्ट्रांग मून पे उतरा था। इस बात से मर्फ सारी क्लास को गुमराह कर रही है। दरअसल ये कंट्रोवर्शियल है। साइंस फिक्शन मूवीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो आपको ये बात पता होगी कि अमेरिका के अपोलो मिशन को फेक कहा जाता है, यानी कि अमेरिका कभी चांद पे गया ही नहीं। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसका कॉम्पिटिटर सोवियत यूनियन अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजे और अपने सारे संसाधन इस मिशन पर लगाए। इसलिए माना जाता है कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं। इस मूवी में इस थ्योरी को
एक प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बच्चों में साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट पैदा ना हो, वो बस खेती करते रहे और खाना उगाते रहे। लेकिन कूपर को अपोलो मिशन की सच्चाई पर कोई शक नहीं है, क्योंकि वो नासा में काम कर चुका है तो वो जानता है कि अमेरिका चांद पर गया था। वो स्कूल में दोनों टीचर से झगड़ बैठता है और मर्फ सस्पेंड हो जाती है। तभी डोनाल्ड कूपर को मैसेज करता है, कहता है खेत में चलने वाले ऑटोमेटिक ट्रक्स और ट्रैक्टर्स कमांड पर नहीं चल रहे, वो बार बार घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके सिस्टम को रीसेट करने के बावजूद भी वो कमांड को फॉलो नहीं कर रहे और बार बार घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कूपर घर लौटता है तो वो देखता है सारे ट्रक्स और ट्रैक्टर्स उसके घर के आसपास जमा है। कूपर जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे मर्फ के कमरे में किताबें गिरने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कमरे में जाता है तो उसे बहुत सारी किताबें गिरी हुई दिखती है। तभी मर्फ कहती है कि मैं बुक्स के गिरने को बार बार ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे लगता है कि गोस्ट मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है। मैं इस सिग्नल को मोर्स कोड में समझने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर कूपर मर्फ की बातों को सीरियसली नहीं लेता। वो मर्फ से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बुक शेल्फ तुमसे कम्युनिकेट करना चाहता है। अब रात के वक्त कूपर और डोनाल्ड दारू पी रहे थे। कूपर ने ट्रैक्टर्स और ट्रक्स को रीसेट करके उन्हें वापस काम पे भेज दिया है। डोनाल्ड कहता है, मुझे शक है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड इन्हें बार बार हमारे घर की ओर खींच रहा है। मगर कूपर इस बात को नहीं मानता। वो कहता है, अगर हमारा घर किसी मैग्नेटिक कोर पर बना होता तो जब पहले ही दिन ट्रैक्टर और ट्रक्स को स्टार्ट किया था उसी दिन वो खींचे चले आते। अब अगले दिन टाउन में बेसबॉल मैच होती है। कूपर अपने पूरे फैमिली के साथ वो बेसबॉल मैच देखने जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धूल का तूफान आते हुए दिखता है और तूफान को आता देख सभी लोग मास्क पहनकर अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जब कूपर घर पहुँचता है तो वो देखता है कि घर पूरा धूल से भरा हुआ है। तब सभी लोग फौरन घर की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर देते हैं। कूपर टॉम और मर्फ को पूछता है, क्या तुम दोनों के कमरे की खिड़कियां बंद है? मर्फ ये सुनते ही अपने कमरे में दौड़ी चली जाती है। उसके पीछे पीछे कूपर भी भागता है और मर्फ के कमरे की खिड़की बंद करता है। तभी दोनों देखते हैं कि बुक शेल्फ के आगे धूल से कुछ लाइन बनी हुई है। तब मर्फ फिर से कहती है कि गोस्ट हमसे कुछ कहना चाह रहा है। तभी कूपर मर्फ को टॉम के कमरे में भेज देता है और यहाँ पर चल रहे अनयूजुअल चीजों को समझने की कोशिश करता है। जब मर्फ अपने कमरे में वापस आती है तो वो देखती है कि कूपर अभी भी उसी जगह पर बैठा है। कूपर ने अब तक ये डिकोड कर लिया है, कमरे में किताबें गोस्ट की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से गिर रही थी। वो एक सिक्का उछालता है और सिक्का मिट्टी के बने हुए लाइन पर गिरता है। दरअसल ग्रेविटी की वजह से हम दो डायमेंशन के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। कूपर कहता है, ये सिक्का मिट्टी के बने लाइन पे गिर रहा है, गैप्स पर नहीं। दरअसल मिट्टी पर जो लाइन बनी हुई है वो बाइनरी कोड में है और ये मैसेज कहाँ से आ रहा है ये मुझे पता नहीं, मगर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज तो भेज रहा है। दरअसल बाइनरी कोड एक कोडिंग सिस्टम है। कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जहां सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वहां पर ये बाइनरी कोड्स यूज किए जाते हैं। इन बाइनरी कोड का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर और मशीन्स को कमांड दे सकते हैं। बाइनरी कोड में 0 और 1 का यूज किया जाता है। दरअसल कूपर का मानना है कि इन धूल में बनी लाइनों में जो मोटी लाइन है वो 1 और जो पतली लाइन है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। जब इस कोड को कूपर डिकोड करता है तो उसे एक लोकेशन मिलती है। फिर कूपर और मर्फ उस लोकेशन में पहुंचते हैं। जैसे वो गेट के पास पहुंचते हैं उन्हें कुछ गार्ड्स पकड़ लेते हैं, मानो कि वो हाई सिक्योर्ड एरिया है। अब अगले सीन में एक टास नाम का रोबोट कूपर को इंटरोगेट करता है। टास पूछता है, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? तभी कूपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन टास अपने सवाल पे अड़ा रहता है। टास कहता है, तुम्हारे गाड़ी में एक मैप मिला, उस मैप में इस जगह के कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हुए हैं, तुम भटके हुए नहीं है, आखिरकार तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? कूपर कहता है, इतनी अकड़ मत दिखाओ, अब जमाना रोबोट्स का नहीं रहा, तुम जैसे मशीनें मेरे खेतों में घास काटने का काम करती है। अब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एमिली ब्रांड आ जाती है। वो कूपर को एक कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाती है। वहाँ पर मर्फ डॉक्टर ब्रांड के साथ बैठी होती है। कूपर यहाँ पर मिलता है प्रोफेसर ब्रांड से। ये एमिली ब्रांड के फादर है। कूपर प्रोफेसर ब्रांड को पहले से ही जानता है, वो प्रोफेसर के साथ काम कर चुका है। तब प्रोफेसर ब्रांड कूपर से पूछते हैं, आखिरकार तुम्हें इस ठिकाने का पता कैसे चला? कूपर बताता है, ये एक एनोमली है। एनोमली यानी आमतौर पर नहीं होने वाली चीज। वहाँ पर बैठा एक एजेंट पूछता है, दरअसल इस जगह से बड़ा सीक्रेट इस दुनिया में और कोई नहीं है, तो तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? दरअसल तुम किसी एनोमली के जरिए यहाँ पर ना ही आ सकते हो और ना ही जा सकते हो। कूपर कहता है, जिस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसे मैं सुपर नेचुरल नहीं कह सकता, लेकिन ये साइंटिफिक भी नहीं है। तब कूपर से सीधे सीधे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, आखिर तुम लोगों को यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले? तब मर्फ कहती है, ऐसा ग्रेविटी की वजह से हुआ है। तब डॉल नाम का पर्सन कूपर से पूछता है कि ये किस तरीके की ग्रेविटी अनोमली थी।
तब कूपर जवाब देने के बदले कुछ अश्योरेंसेस मांगता है कि उसकी बेटी और वो इस जगह से सही सलामत लौट पाए। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रांड हंसते हैं और कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हम लोग कौन है, हम क्या करते हैं? तब कूपर कहता है, नहीं। कूपर यहाँ पर नहीं इसलिए कहता है क्योंकि साइंस से रिलेटेड सारे सेंटर्स 10 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि नासा का वजूद अब भी यहाँ पर बना हुआ है। दरअसल नासा एक स्पेस रिसर्च सेंटर है जो अमेरिका में है। तब प्रोफेसर ब्रांड कूपर से कहते हैं, तुम्हें याद नहीं तुमने नासा में काम किया था? कूपर प्रोफेसर ब्रांड से पूछते हैं, मैंने तो सुना था नासा बंद हो चुका है। तब प्रोफेसर ब्रांड कूपर से कहते हैं, दरअसल नासा गोपनीय तरीके से चल रहा है क्योंकि ऐसे वक्त में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, ऐसे हालत में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए पैसे फूकने को सही नहीं माना जा सका। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं, 7 साल पहले गेहूं की फसल खत्म हो गई, अभी ओकरा और अभी सिर्फ कॉर्न बचा हुआ है। कूपर कहता है, हम इतना कॉर्न उगा रहे हैं ताकि भूखमरी की नौबत ना आए। प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, कुछ सालों बाद कॉर्न भी खत्म हो जाएगा। तब कूपर कहता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, हम हमेशा ऐसा करते हैं। प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, फसलों को बर्बाद करने वाला प्लाइट धरती के वातावरण को भी बर्बाद कर रहा है। धीरे धीरे अर्थ से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। प्लाइट दरअसल एक तरह का प्लेग है जो फसलों को बर्बाद कर देता है। दरअसल ब्लाइट और डस्ट स्टॉर्म कनेक्टेड है। ब्लाइट सिर्फ एडिबल क्रॉप्स का सफाई नहीं करता, दरअसल वो ग्राउंडेड क्रॉप्स को भी अपना शिकार बना रहा है। अब जब घास ही नहीं होगी तो मिट्टी को जमीन में रोक के कैसे रखा जाएगा, इसलिए बड़े बड़े डस्ट स्टॉर्म आ रहे हैं। फिर कूपर प्रोफेसर ब्रांड से धरती को बचाने का प्लान पूछता है। प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, दरअसल हमें धरती को बचाना नहीं है, उसे छोड़ कर जाना है। प्रोफेसर बताते हैं कि स्पेस में नासा का एक बहुत बड़ा शिप है, उसका नाम है एंड्योरेंस, और हमारे पास आखिरी मौका बचा है नया घर ढूंढने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए। वो बताते हैं, करीब 50 साल पहले सैटर्न के पास एक वर्म होल खुल गया। इसकी मदद से हम दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच पाए। वर्म होल एक कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमें एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में जाना है, कई लाइट ईयर्स दूर ट्रैवल करने के बजाय वर्म होल हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है ताकि हम एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक जा सके। माना जाता है कि स्पेस में वर्म होल माइक्रोस्कोपिक लेवल में विजिबल होते हैं और थोड़ी देर बाद अपने आप गायब हो जाते हैं। थियरीज की माने तो हम वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, इस वर्म होल को किसी ने रखा है ताकि इंसानों को और पृथ्वी को बचाया जा सके। या तो ये लोग एलियन हो सकते हैं या तो हमारा फ्यूचर जनरेशन। नासा ने अपनी डिस्कवरी में पाया है कि वर्म होल के पार जो गैलेक्सी है 12 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ मुमकिन है। प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं, नासा ने 10 साल पहले स्पेसक्राफ्ट एंड्योरेंस की मदद से 12 एस्ट्रोनॉट्स को दूसरे गैलेक्सी में भेज दिया। हर एक एस्ट्रोनॉट के पास स्पेसक्राफ्ट था, 2 साल की फूड सप्लाई थी और उनकी मदद करने के लिए एक रोबोट था। नए प्लैनेट पे पहुंचने के बाद उन्हें हमें सिग्नल भेजना था कि प्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं। सिग्नल देने के बाद वो खुद को कायरोस्लिप के जरिए सालों तक सुला सकते हैं और धरती से किसी के आने का इंतजार कर। ये एक तरीके का सुसाइड मिशन था, उनके लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। उनमें से सिर्फ 3 प्लैनेट से सिग्नल आए। अब नासा अपनी नई टीम को उन प्लैनेट पर भेज रहा है। प्रोफेसर ब्रांड ग्रेविटी के इक्वेशन पे काम कर रहे हैं। उनका मानना है, अगर हम कुछ वक्त के लिए अर्थ की ग्रेविटी को ऑफ कर दें तो हम अपने लोगों को स्पेसक्राफ्ट के जरिए दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल ग्रेविटी को ऑफ करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब धरती पर इतना फ्यूल बचा ही नहीं है कि एक बहुत बड़े स्पेसशिप को लोगों के बोझ के साथ स्पेस तक ले जाया जा सके। अगर ग्रेविटी पर कंट्रोल हो तो स्पेसक्राफ्ट आसानी से स्पेस तक पहुंच सकता है और उसे सही ठिकाने की तरफ बस डायरेक्शन देना होगा। प्रोफेसर ब्रांड के पास 2 प्लान्स हैं। प्लान ए के तहत एक नई टीम सैटर्न से होते हुए वर्म होल में जाएगी और दूसरे गैलेक्सी में पहुंचेगी। नए गैलेक्सी में पहुंचने के बाद वो तीनों प्लैनेट्स को एनालाइज करेंगे और फिर अर्थ पर सिग्नल देंगे। इसी बीच प्रोफेसर ब्रांड अपनी ग्रेविटी की इक्वेशन पूरी करेंगे। जब सही प्लैनेट डिसाइड हो जाएगा तो टीम धरती की ओर सिग्नल भेजेगी। प्रोफेसर ब्रांड के इक्वेशन की मदद से धरती के सारे लोगों को नए प्लैनेट तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर ब्रांड अगर अपनी ग्रेविटी की इक्वेशन पूरी नहीं कर पाए तो उनके पास प्लान बी है। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 5000 एम्ब्रियोस को लेके जा रहा है। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो इन एम्ब्रियोस के जरिए हम ह्यूमन लाइफ को बचा सकते हैं, लेकिन धरती पर बचे हुए सारे लोग मर जाएंगे। प्रोफेसर ब्रांड बताते हैं कि प्लान बी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम एक पायलट हो और इस टीम को एक पायलट चाहिए था। अब तुम्हें इस टीम में शामिल होना है और दुनिया को बचाना है ताकि तुम्हारे बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो सके। और कूपर इस बात के लिए मान जाता है।
ये बात मर्फ को पता चलती है। मर्फ कूपर से बहुत ज्यादा नाराज है। वो नहीं चाहती उसके डैड ऐसे मिशन पे जाए जिस मिशन में लौटने की गारंटी ना हो। कूपर उसे समझाने और मनाने की कोशिश करता है। फिर मर्फ बताती है कि गोस्ट ने मुझे एक मैसेज दिया है और वो मैसेज मैंने डिकोड कर लिया है। वो मैसेज है स्टे। इसका मतलब है रुक जाओ। कूपर को जाना नहीं चाहिए, मगर कूपर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब कूपर मर्फ को एक घड़ी देता है। उसकी जुड़वा घड़ी कूपर अपने पास रखता है। जब वो स्पेस में होगा तो उसकी घड़ी अलग स्पीड से चलेगी। कूपर और मर्फ के लिए समय अलग तरीके से काम करेगा। हो सकता है कि जब कूपर वापस आए तब मर्फ कूपर की उम्र की हो चुकी हो सकता है जब भी दोनों मिले तो दोनों की एज सेम हो। ये बात सुन के मर्फ गुस्सा हो जाती है और वो घड़ी फेंक देती है। मर्फ नाराज है क्योंकि कूपर खुद नहीं जानता कि वो कब लौटने वाला है। तभी बुकशेल से एक किताब गिरती है, लेकिन कूपर उसे नजरअंदाज करके चला जाता है, मानो बुकशेल वाला गोस्ट उसे रोक रहा हो। अब कूपर टॉम और डोनाल्ड को अलविदा कहते हुए वहां से निकल जाता है। कूपर के साथ इस मिशन में 3 और लोग हैं। वो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स हैं, रोमिली, डॉयल और एमिलिया ब्रांड। इसके अलावा इनके साथ 2 रोबोट्स भी है जिनका नाम टार्स और केस है। दोनों रोबोट को कंपेयर किया जाए तो टार्स सबसे ज्यादा ह्यूमर वाला रोबोट है, वही केस बहुत ज्यादा काम करने वाला। इन दोनों रोबोट्स को ह्यूमनॉइड जैसे बनाया गया है। हालांकि ये दिखते नहीं है, मगर इनके बिहेवियर सेम ह्यूमन जैसे है। अगले सीन में सभी लोग मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। धरती से सैटर्न का रास्ता 2 साल का है। तब तक सभी लोग कायरो स्लीप में रहेंगे ताकि उनकी उम्र ना बढ़े, क्योंकि इस मिशन में वक्त से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। अब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। स्पेसशिप सैटर्न तक पहुंच चुका है, जहां वर्म होल मौजूद है। इन 2 सालों में धरती से टीम के लिए कई सारे मैसेजेस ट्रांसमिट हुए हैं, लेकिन मर्फ अब भी कूपर से नाराज है। वो कूपर के लिए कोई भी मैसेज ट्रांसमिट नहीं करती। अब सभी लोग अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। जब स्पेसशिप वर्म होल के पास आती है तब कूपर कहता है, मुझे लगा था ये एक होल होगा, मगर ये तो स्पीयर है। तब रोमिली बताता है स्पीयर का 2D सर्कल होता है और इसे 2D में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। रोमिली बताता है इस स्पीयर में जाने के बाद आप दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाएंगे। फिर एंड्योरेंस स्पेसशिप स्पीयर में इंटर होता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है वैसे वैसे स्पेसशिप के कंट्रोल्स बंद होने लगते हैं, मानो कई सारी गैलेक्सियां विद इन अ सेकंड पास हो रही हो। तभी अचानक स्पेसशिप के अंदर में डॉक्टर ब्रांड को कुछ अलग सी चीज नजर आती है, मानो ये स्पेस और टाइम का डिस्टॉर्शन है। उसकी दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, एक डायमेंशन। डॉक्टर ब्रांड उसे छू के देखती है, मानो स्पेस को कर्व किया गया हो। कूपर पूछता है ये क्या था? तब डॉक्टर ब्रांड कहती है ये फर्स्ट हैंडशेक था। अब एंड्योरेंस स्पेसशिप नए गैलेक्सी में पहुंच जाता है। इस गैलेक्सी में 3 हैबिटेबल प्लैनेट्स है और ये तीनों प्लैनेट एक बहुत बड़े ब्लैक होल का चक्कर काटते हैं, जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। अब मिशन की बात की जाए तो टीम को इन तीनों प्लैनेट्स में से किसी एक प्लैनेट को अर्थ का अल्टरनेटिव फाइनल करना होगा। इन तीनों प्लैनेट्स में से सिग्नल आ रहे हैं। इन तीनों प्लैनेट्स में से जो स्पेसक्राफ्ट से सबसे नजदीक है वो है डॉक्टर मिलर का प्लैनेट, उसके बाद डॉक्टर मैन का प्लैनेट है और तीसरे नंबर में एडमिट का प्लैनेट। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक होल का। इस मूवी में ब्लैक होल को गारगेंटुआ कहा गया है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसमें लाइट भी एब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लैक होल अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है। ब्लैक होल लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके किनारों के रोशनी से हम इसके शेप का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके आसपास रहने वाले सितारों में एक अलग पैटर्न देखा जाता है। साइंटिस्ट इन्हें फेल वर्म होल भी कहते हैं। टीम ये तय करती है कि हमें मिलर के प्लेनेट में जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है। हालांकि इस प्लेनेट में जाने के बाद इनके टाइमलाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। मिलर का प्लेनेट ब्लैक होल के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी इस प्लेनेट पे टाइम अलग तरीके से काम करेगा। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक किसी के लिए समय किस गति से बीतेगा ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ये कोई थ्योरी नहीं है, हम इसका इस्तेमाल असली दुनिया में भी करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल मैप्स। गूगल मैप का एक लोकेशन 3 सैटेलाइट की मदद से दिखाया जाता है। ये सैटेलाइट धरती से काफी दूरी पर होते हैं। अब जितना ज्यादा धरती से दूर रहेंगे उतना ही ग्रेविटेशनल पुल कम होगा। साइंटिस्ट इस बात का ध्यान रखते हुए इन सैटेलाइट्स के क्लॉक टाइम को प्री करेक्ट करते हैं ताकि सैटेलाइट टाइम और धरती का टाइम मैच हो सके। हालांकि टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा हो तो हमारे लिए वक्त अलग तरीके से बीतेगा। इसका मतलब मिलर के प्लेनेट पे बिताया गया 1 घंटा धरती के 7 सालों के बराबर होगा। तब 3 लोगों की टीम बनती है जिसमें रोमिली एंड्योरेंस पर ही रुकने का फैसला करता है ताकि ब्लैक होल के क्वांटम फिजिक्स को जान सके। बाकी के तीनों लोग मिलर के प्लेनेट के लिए रवाना होते हैं। जब टीम मिलर के प्लेनेट पे पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर सिर्फ पानी ही पानी है, 4 से 5 फुट गहराई वाला एक बहुत बड़ा ओशियन। अब ये लोग उस जगह लैंड करते हैं जहां से मिलर सिग्नल भेज रही थी।
तो जांच करने के बाद ये पता चलता है कि उसके लैंडर का सिर्फ मलबा बचा हुआ है। जब एमिलिया उसके डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करती है तभी वहां से एक ऊंची लहर उनके तरफ बढ़ने लगती है। रोबोट केस एमिलिया को बचा लेता है, लेकिन एक बड़ी सी लहर डॉयल को ओशियन में ले जाती है। लहर की मार इतनी तेज होती है कि इंजन में पानी भर जाता है। अब लैंडर तब तक उड़ान नहीं भर सकता जब तक पानी ड्रेन ना हो जाए। तब केस बताता है पानी ड्रेन होने के लिए 1 घंटा लगेगा। इस प्लेनेट पर ऊंची ऊंची लहरें इसलिए उठती है क्योंकि ये ब्लैक होल से सबसे ज्यादा नजदीक है। यहाँ ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। अर्थ पर भी ओशियन में हाई टाइड आती रहती है। इसका रीजन है मून का ग्रेविटेशनल पुल। मिलर के प्लेनेट में मौजूद पानी को ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल खींचता है और इतनी ऊंची ऊंची लहरें पैदा करता है। मिलर के प्लेनेट से जो सिग्नल अर्थ तक ट्रांसमिट हो रहे थे वो मिलर के टाइम के हिसाब से अभी अभी ट्रांसमिट हुए हैं। आखिरकार जब ये लोग मिलर के प्लेनेट के होराइजन से बाहर निकलकर वापस एंडोरेंस पर आते हैं तब इन्हें पता चलता है 23 साल बीत चुके हैं। रोमिली बूढ़ा हो चुका है। उसके पास क्रायो स्लीप का ऑप्शन था, लेकिन रोमिली को लगा मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उसने इस बीच ब्लैक होल के क्वांटम फिजिक्स को समझ लिया था, लेकिन उसके सिग्नल अर्थ तक ट्रांसमिट नहीं हो रहे थे। अब कूपर घर से आए मैसेजेस को देखता है। उसे पता चलता है कि उसके फादर इन लॉ डोनाल्ड की मौत हो चुकी है। उसका बेटा टॉम बड़ा हो चुका है, उसने शादी कर ली है और उसको एक बेटी है। मर्फ कूपर से अब भी नाराज है। उसने इतने सालों में कूपर के लिए एक ही मैसेज भेजा है, वो भी अपने उस जन्मदिन पर जब वो उस उम्र की हो गई जिस उम्र में कूपर ने अर्थ को छोड़ा था। दरअसल कूपर ने कहा था हो सकता है मैं तब लौटूं जब तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र सेम हो। मर्फ कहती है मैं आपकी उम्र की हो चुकी हूँ, अब तो लौट आइए। हमें पता चलता है मर्फ अब डॉक्टर ब्रैंड के साथ ही काम कर रही है। वो भी एक साइंटिस्ट बन चुकी है। वो डॉक्टर ब्रैंड के इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद कर रही है। हमें पता चलता है डॉक्टर ब्रैंड की इक्वेशन अब तक हल नहीं हुई है। अब रोमिली और कूपर ये डिसाइड करते हैं कि हमें डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाना चाहिए, मगर एमिलिया कहती है एडमिन के प्लेनेट से आया हुआ डेटा ज्यादा प्रॉमिसिंग है, हालांकि उसका प्लेनेट बहुत ज्यादा दूरी पर होता है। अब इन लोगों को कोई एक प्लेनेट डिसाइड करना होगा क्योंकि इनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि ये दोनों प्लेनेट पर जा सके। एमिलिया एक साइंटिस्ट होके अपने दिल की सुनती है। एमिलिया कूपर से कहती है प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये कई ज्यादा ताकत रखता है। उसका दिल कह रहा है कि हमें एडमिन के डेटा पर भरोसा करना चाहिए, मगर कूपर और रोमिली इस बात को नहीं मानते। वो दोनों डिसाइड करते हैं मैन के प्लेनेट पर जाएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा नजदीक है। फिर तीनों लैंडर से मैंस के प्लेनेट पर पहुंचते हैं। कूपर डॉक्टर मैन को क्रायो स्लीप से जगाता है। डॉक्टर मैन उठने के बाद कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी जागूंगा, इसलिए मैंने टाइमर नहीं लगाया था। वो कहते हैं मेरी रिसोर्सेज 1 साल में ही खत्म हो गई थी। हाल ही में मैंने एक मूवी एक्सप्लेन की है जिसका नाम है द मार्शियन। द मार्शियन मूवी के एक्टर डॉक्टर मैन है। उस मूवी में भी डॉक्टर मैन मार्स पर फंस जाते हैं और मार्स पर सरवाइव कर वो धरती पर वापस आते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। डॉक्टर मैन कहते हैं ये प्लेनेट हैबिटेबल है, हालांकि इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में अमोनिया है, मगर प्लेनेट के सरफेस पर जाकर सांस ली जा सकती है। टीम देखती है मैन के रोबोट को डिसेंबल किया गया है। रोबोट का काम प्लेनेट से डेटा जुटाना था, मगर कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो सही डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। पृथ्वी पर डॉक्टर ब्रैंड मरने के कगार पर है। वो मर्फ को बताते हैं कि ग्रेविटी की इक्वेशन कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास कंप्लीट डेटा है ही नहीं। उन्हें ब्लैक होल से जुड़े क्वांटम डेटा की जरूरत थी, लेकिन उनके पास वो डेटा था ही नहीं और ना ही कहीं से ला सकते थे। प्लान ए दरअसल दिखावा था। असली प्लान जो अमल में लाने जाने वाला था वो प्लान बी था, यानी धरती पर मौजूद लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए और गैलेक्सी के बाद जो भी हैबिटेबल प्लेनेट मिले एम्ब्रियोस के जरिए मानव जाति को जिंदा रखा जाए। फिर मर्फ डॉक्टर एमिलिया को उनके पिता के मौत की जानकारी देती है और उनको ये पूछती है क्या आपको पता था इस धोखे के बारे में? क्या मेरे डैड जानते थे? क्या उन्होंने सब कुछ जानते हुए हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? कूपर भी मैसेज को सुन लेता है और एमिलिया से पूछता है ये सब क्या है। एमिलिया ब्रैंड को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब कूपर कहता है मैं इस प्लेनेट को सर्वे करने के बाद अपने फैमिली के पास लौट जाऊंगा। रोमिली कहता है जब तुम धरती के लिए वापस लौटोगे तब ब्लैक होल का चक्कर लगाते हुए जाना और वहाँ पर टार्स को ड्रॉप कर देना। टार्स हमें ब्लैक होल के अंदर से क्वांटम डेटा सेंड कर देगा ताकि ग्रेविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल मैन का प्लेनेट हैबिटेबल है ही नहीं। इसका ऐसा कोई सरफेस है ही नहीं जहाँ पर सांस ली जा सकती हो। मैन कहता है कि जब मैंने पहले दिन यहाँ पर कदम रखा था तभी मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसने अपने रोबोट को डिकमीशन किया ताकि वो नासा तक असली डेटा ना पहुँचा सके। वो खुद नकली डेटा अर्थ तक ट्रांसमिट करता रहा ताकि उसे कोई आके बचा ले। डॉक्टर मैन कूपर को मारने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें इस इंड्योरेंस पर वापस जाने नहीं दे सकता।
डॉक्टर मैन खुद अर्थ पर जाना चाहते हैं, लेकिन वो किस मुंह से जाएंगे। वो चाहता है कि इन सभी को इसी प्लेनेट पर छोड़ दे और अर्थ के लिए रवाना हो, ताकि वहां पर जाके कोई भी झूठी कहानी बना सके। वो कूपर को मौत के करीब पहुंचाने के बाद अपने ठिकाने की तरफ बढ़ने लगता है। यह रोमिली डॉक्टर मैन के रोबोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता चलता है कि रोबोट का डेटा और डॉक्टर मैन का डेटा दोनों अलग है। दरअसल रोबोट इस सिनेरियो के लिए रेडी था। जैसे ही डेटा मिसमैच करता है, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और रोमिली मारा जाता है। यहाँ पर कूपर एमिली से मदद मांगता है। फिर एमिली और टास कूपर को वक्त रहते बचा लेते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर मैन लैंडर को लेकर इंड्योरेंस के लिए रवाना होते हैं। कूपर कहता है कि तुम्हारा अंदाजा सही था, हमें डॉक्टर मैन के प्लेनेट के बजाय एडमिन के प्लेनेट पर जाना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर मैन ने फेक डेटा भेजा, जबकि ये प्लेनेट रहने लायक नहीं है। अब दोनों टास और केस की मदद से डॉक्टर मैन का पीछा करते हैं। अगर उन्हें लंबी दूरी तक ट्रैवल करना है तो उन्हें इंड्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर टास बताता है अगर फोर्सफुली डॉकिंग किया गया तो हो सकता है इंड्योरेंस ब्लास्ट हो। डॉक्टर एमिलिया केस के जरिए ये बात डॉक्टर मैन को बताते हैं, लेकिन डॉक्टर मैन फोर्सफुली अपने लैंडर को इंड्योरेंस पर डॉक करने की कोशिश करते हैं। डॉक सक्सेसफुल नहीं होता और ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में डॉक्टर मैन तो मारा जाता है, लेकिन साथ में इंड्योरेंस को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ब्लास्ट के कारण इंड्योरेंस अपनी जगह से दूर जाने लगता है, मगर वक्त रहते कूपर लैंडर को इंड्योरेंस से डॉक करने में कामयाब हो जाता है। इंड्योरेंस स्टेबलाइज हो जाता है। डॉकिंग के बाद केस ऑन करता है। इंड्योरेंस ब्लैक होल की तरफ खिंच रहा है, मगर कूपर के पास एक प्लान है। वो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल का स्लिंग शॉट की तरह यूज करेगा, जिससे उनके शिप को एडमिन के प्लेनेट के तरफ धक्का मिल जाए, क्योंकि इंड्योरेंस में अब इतना फ्यूल नहीं है कि वो एडमिन के प्लेनेट तक पहुंच सके। स्लिंग शॉट का इस्तेमाल कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करने के लिए किया जाता है। इंडिया ने स्लिंग शॉट की मदद से मंगलयान को मार्स तक पहुंचाया। ग्रेविटी का इस्तेमाल करके किसी स्पेसशिप को एक्सेलरेट किया जा सकता है। सैटेलाइट अर्थ का चक्कर लगाती है। कई चक्कर लगाने के बाद जब स्पेसशिप की स्पीड बढ़ जाती है, तब स्लिंग शॉट की मदद से हम सैटेलाइट को बहुत दूर फेंक सकते हैं, ताकि वो कम फ्यूल में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। इंड्योरेंस का वजन कम करने के लिए कूपर टास्क के साथ साथ खुद को भी डिटैच कर लेता है। वो दोनों ही ब्लैक होल की तरफ खींचने लगते हैं, और साइंस के मुताबिक ब्लैक होल में एक बार जाने के बाद वहां से लौटना नामुमकिन है। जहां एक तरफ वर्म होल दूसरी गैलेक्सी का रास्ता खोलता है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक होल के दूसरी तरफ कुछ नहीं होता। उसके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जगह छोटी होती जाएगी। एक टाइम के बाद वहां पर स्पेस नहीं होगी और आप खत्म हो जाएंगे। इसे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी कहा जाता है। लेकिन फिल्म में कहीं भी ये एस्टेब्लिश नहीं किया जाता कि कूपर और टास ब्लैक होल में गए हो। वो ब्लैक होल के बजाय किसी और ही जगह पहुंच जाते हैं, जिसे टेसरैक्ट कहा जाता है। टेसरैक्ट को भी उस जगह किसी ने रखा हुआ है। टेसरैक्ट में हम टाइम को फिजिकली देख सकते हैं। जिस किसी ने भी इसे रखा है, उन्होंने फोर्थ डायमेंशन के आगे के डायमेंशंस डिस्कवर कर लिए हैं। अब उनके लिए टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है। इंड्योरेंस से डीअटैच होने के बाद कूपर ब्लैक होल में गिरता हुआ दिखाई देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी एनर्जी फोर्स इतनी ज्यादा है कि उसे लैंडर को छोड़ना पड़ता है। उसके बाहर आते ही रेंजर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन कूपर ब्लैक होल में जाता उसकी बजाय वो टेसरैक्ट में पहुंच जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम फिजिकल एलिमेंट की तरह मौजूद है। टार्स अभी भी ट्रांसमीटर के जरिए कूपर से बात कर पा रहा है। उसे भी ये अजीब सी चीज नजर आ रही है। टार्स बताता है फिफ्थ डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। उन्होंने ये टेसरैक्ट बनाया है। शायद वो कूपर से कुछ करवाना चाहते हैं, मगर क्या, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर कूपर को मर्फ के कमरे की अनलिमिटेड टाइमलाइन नजर आती है। हो सकता है ये जगह कूपर को इसलिए दिखाई जा रही हो क्योंकि वो मर्फ के पास से रिलेट कर सकता है। तब कूपर प्यार के बारे में बात करता है। वो कहता है डॉक्टर एमिलिया ने कहा था कि प्यार एक अलग डायमेंशन की चीज हो, ये फीलिंग ना होकर कुछ और हो। इसके ताकत के बारे में हम अभी नहीं समझ सकते। कूपर बुक शेल्फ में रखी हुई किताबों को धक्का मारते हुए मर्फ से बात करने की कोशिश करता है। मर्फ बुक्स के गिरने से घबरा जाती है, लेकिन कूपर के कहने पर वो अपने कमरे में हो रही एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करती है। दरअसल फिल्म की शुरुआत यही से होती है। मर्फ कूपर से कहती है कि मेरे कमरे में कोई गोस्ट है। फिर कूपर को एहसास होता है कि ग्रेविटी की मदद से ही मर्फ से बातचीत की जा सकती है, क्योंकि ग्रेविटी ही ऐसी चीज है जो किसी भी डायमेंशन में कॉमन है। वो किताबें गिरा के मोर्स कोड में मर्फ को मैसेज देता है, स्टे। कूपर अपने आप को मिशन पर निकलने से रोकना चाह रहा है। हमें पता चलता है कि मर्फ के कमरे में नासा के कोऑर्डिनेट्स कूपर ने ही छोड़े थे। इसके बाद कूपर टास को ब्लैक होल का क्वांटम डेटा मांगता है, मोर्स कोड के फॉर्म में। दरअसल मोर्स कोड डैश और डॉट से डिनोट किए जाते हैं। वो उस टाइमलाइन में पहुंचता है जहां पर मर्फ ने बुक शेल्फ पर घड़ी रखी है। फिर उस घड़ी में ग्रेविटी की हेल्प से क्वांटम डेटा मोर्स कोड में ट्रांसमिट करता है। फिल्म के मुताबिक ग्रेविटी के जरिए टाइम को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है।
यहाँ अर्थ पर मर्फ अपनी पिता की दी हुई घड़ी को वापस लेने आती है। मर्फ को एहसास हो जाता है कि ये घड़ी कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रही है। मर्फ को अंदाजा हो जाता है कि उसके पिता ही उसे घड़ी के जरिए डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। वो इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व कर लेती है। डेटा ट्रांसमिट होने के बाद टेसरैक्ट अपने आप बंद हो जाता है। टार्स और कूपर टेसरैक्ट से बाहर फेंक दिए जाते हैं। कूपर की माने तो फ्यूचर ह्यूमंस मर्फ तक ब्लैक होल का क्वांटम डेटा पहुंचाना चाहते थे। काम खत्म होते ही टेसरैक्ट की जरूरत ही नहीं रही। आप देखेंगे कि कूपर तेजी से वर्म होल से बाहर आ रहा है। उसे रास्ते में एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट नजर आता है। एमिलिया उसके ठीक सामने होती है, मगर वो कूपर को देख नहीं सकती, मगर वो उसे महसूस कर सकती है। यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट कुछ समय के लिए टकरा रहे हैं। इसके बाद कूपर स्पेस में खुद को तैरता हुआ पाता है। इसके बाद कूपर की आंखें बंद हो जाती है, जो सीधा खुलती है फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी में। फिर कूपर देखता है कि ग्रेविटी की मदद से लोगों ने अर्थ को बचा लिया है। फिर डॉक्टर्स बताते हैं इस स्टेशन का नाम कूपर स्टेशन है। दरअसल ये एक स्पेस स्टेशन है। अब ऐसे ही स्पेस स्टेशंस में ह्यूमन लाइफ रह रही है। कूपर का स्टेशन सैटर्न के पास में है। जब 1 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई थी, तब कूपर स्पेस में तैरता हुआ मिला। कूपर को लगता है स्टेशन का नाम उसके ऊपर रखा गया है। फिर डॉक्टर्स बताते हैं ये आपकी बेटी मर्फी कूपर के नाम पर रखा गया है। जो डेटा टास्क की मदद से कूपर ने मर्फ को भेजा, उससे मर्फ ने ह्यूमैनिटी को बचा लिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कूपर अर्थ के टाइम के मुताबिक 125 साल का हो चुका है। हालांकि कूपर के मुताबिक उसने सिर्फ 2-3 साल ही स्पेस में बिताया। वो दिखने में अभी भी वैसा ही है जैसे जाते वक्त था। हालांकि उसकी बेटी खुद बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि वो 2 सालों से क्रायो स्लीप में थी ताकि अपने पिता से मिल सके। जब कूपर मर्फ से मिलता है तो कहता है कि मैंने अपना वादा निभाया, मैं लौटा। और ये भी कहता है कि मैं ही तुम्हारा भूत था। मर्फ कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे भूत थे। कभी भी ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए अपने माँ बाप को बच्चों को मरते हुए देखना पड़े। आप डॉक्टर एमिली ब्रांड के पास जाइए, वो वहाँ पर नई दुनिया बसा रही है। यहाँ पर मेरा परिवार है। कूपर एमिली को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ता है। फिर डॉक्टर एमिली ब्रांड को दिखाया जाता है जो एडमिन के प्लेनेट पर होती है। यहाँ एडमिन की मौत हो चुकी है और ये प्लेनेट हैबिटेबल लग रहा है। मूवी के आखिर में डॉक्टर एमिली ब्रांड हेलमेट उतारती है और हमें दिखाया जाता है उन्होंने बेस कैंप लगाया हुआ है, यानी कि वो एम्ब्रॉयज को फर्टिलाइज करेगी और यहाँ पर नई दुनिया बसाएगी। और दूसरी ओर कूपर एडमिन प्लेनेट की ओर निकल पड़ता है। हो सकता है एडमिन प्लेनेट के सिविलाइजेशन ही 5th डायमेंशन के लोग हो, जिन्होंने वर्म होल को सैटर्न के पास क्रिएट किया और टेसरैक्ट को बनाया। और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी की स्टोरी को कंक्लूड करें तो इस मूवी में ह्यूमन लाइफ को बचाने की बात की गई है। इस मूवी में किसी भी एनिमल को नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब कि अब एनिमल्स नहीं बचे। कई सारी टेक्नोलॉजीज मानो गायब हो गई है, जैसे कि MRI मशीन्स। लोग एक्सप्लोरेशन को छोड़ के सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए काम कर रहे हैं। इस मूवी के को प्रोड्यूसर और एडवाइजर किप थॉर्न एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। इन्हें 2017 में नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बनाई है जिसे लिगो डिटेक्टर कहते हैं, यानी हम ग्रेविटी को समझने में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। इसी कंक्लूजन के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि मैं ऐसे ऑसम वीडियोस लाते रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।